संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिस यंग आइकन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अरत्रिका भट्टाचार्य। फेसबुक में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन 2015 में वॉइस ऑफ इंडिया में उन्होंने भाग लिया था और उसके बाद 2017 में सारेगामापा जी टीवी में लिटिल चैम्पियंस में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अरत्रिका भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल की कोलकाता की रहने वाली एक 18 वर्षीय लड़की है जो 12वीं कक्षा में विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ाई भी कर रही है और साथ में संगीत के इस सफर में उन्होंने किस प्रकार से उनका संगीत का सफर शुरू हुआ, कैसे वो इस फील्ड पर आई, किस प्रकार से उन्होंने इतना सारा नाम कुछ ही समय में कमा लिया, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, उनकी मम्मी और पापा यानी उनके पेरेंट्स माता पिता की सूझबूझ, उनका साथ, उनका सहयोग और ढेर सारा प्यार दर्शकों के माध्यम से उन्हें मिल रहा है। तो आइए जानते हैं अरत्रिका भट्टाचार्य के बारे में। अरत्रिका भट्टाचार्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही पॉपुलर नहीं हुई है, सोशल मीडिया की ताकत ने उन्हें विश्व भर में आज फेमस कर दिया है। नमस्कार अरत्रिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सोशल मीडिया को। देखिए, सोशल मीडिया की वजह से ही आज आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। आप पश्चिम बंगाल में हो और मैं गुजरात में बैठी हूँ। तो बिग सैल्यूट एंड बिग थैंक्स टू सोशल मीडिया, इसने हमें ये मौका दिया है कि कहीं से भी हम लोग जुड़ सकते हैं और आप इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम अपने मंच पर ला सकते हैं। और आप जैसी बेटी देश में जब हो तब देश का नाम तो रोशन होना ही है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस चैनल पर मैं हूँ और आपसे ये इंटरव्यू हो रहा है मेरा। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला कम्युनिकेशन के लिए। अरत्रिका जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बारे में कि आप कहाँ से हो और म्यूजिक का जो ये शौक है, जो आपका एक पैशन बन चुका है, वो कब से और किसके पास से आपको पैशन मिला। इन दो सवालों का जवाब से शुरुआत करेंगे आज का ये सेशन। हाँ, तो मैं हूँ कलकत्ता से। होमग्राम है मेरा टाउन का नाम, विच इज़ वेरी क्लोज टू कोलकाता। और म्यूज़िक मैंने स्टार्ट किया है जब मैं 2 साल की थी, तब से। मेरे मम्मी है एक्चुअली माय फर्स्ट इंस्पिरेशन, माय फर्स्ट गुरु, सब कुछ वो ही है। जब थोड़ी थोड़ी मैं बातें करना शुरू की तब से मेरे मम्मी ने ट्राई किया मुझे गाना सिखाने की। और जब उन्होंने देखा कि हाँ मैं सुर में गा पा रही हूँ, तो वो जब मैं 5 साल की हो गई तब मुझे मेरे फर्स्ट जो टीचर है सर दुलाल देव, उनके पास ले गए। और अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल क्लासिकल ट्रेनिंग ले रही हूँ अपनी गुरुजी पंडित निहार रंजन महोपाध्याय और ललित कला एकेडमी सर श्रीमान सरकार के पास। तो फर्स्ट पैशन म्यूजिक के लिए मेरे मम्मी के पास से ही आया है। शी इज द फर्स्ट इंस्पिरेशन। अरत्रिका जी, आपकी मम्मी जी म्यूजिक सीखी हुई है? जी, वो बचपन में वो भी सीखी थी म्यूजिक और इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकता है म्यूजिक में। ये बहुत अच्छी बात है। और अरत्रिका जी, म्यूजिक के अलावा आप स्टडीज में क्या करती हो और करियर में आगे जाकर आप क्या करना चाहती हो? म्यूजिक के अलावा अभी तो मैं फिलहाल क्लास 12th में पढ़ रही हूँ साइंस स्ट्रीम में। तो आगे म्यूजिक को लेकर ही कुछ करने की सोची हूँ। अभी पता नहीं, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं पढ़ाई भी ठीक से करने की कोशिश कर रही हूँ और म्यूजिक भी है मेरे पास। सब कुछ बैलेंस करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखते हैं क्या है। अरत्रिका जी, ऐसा मुझे फील होता है कि
पढ़ाई के साथ साथ जब हम म्यूजिक करते हैं ना, तो पढ़ाई का जो एक प्रेशर होता है ना, वो म्यूजिक काफी हद तक हमें कम कर देता है। ऐसा नहीं लगता आपको? राइट, डेफिनेटली ये होता ही है, क्योंकि जब बहुत टाइम एग्जाम्स की वजह से या कुछ भी काम की वजह से बहुत पढ़ रही हूँ, अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा चलो गा लेती हूँ, कुछ गाना प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो ये एक मेंटल प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाता है, मुझे लगता है। तो वो तो है ही, हाँ, म्यूजिक इज लाइक थेरेपी। कि म्यूजिक पे अगर हमने लोड लेना शुरू किया तो फिर वो आई थिंक डबल लोड हो जाएगा, पढ़ाई का लोड और म्यूजिक का लोड। तो म्यूजिक से लोड नहीं लेना है, हम म्यूजिक को हमको ऐसे ट्रीट करना है कि वो लोड ना दे हम पर, बल्कि हमारा जो पढ़ाई का और किसी भी और फील्ड का उसको और कम कर दे, है ना? जी बिल्कुल, म्यूजिक इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम उसे ठीक तरीके से यूज कर पाते हैं तो वो एक थेरेपी जैसा ही हो जाता है हमारे लिए, मेडिसिन है हमारे लिए। तो डेफिनेटली उससे प्रेशर तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन पता है क्या, फिर भी म्यूजिक को सही से सीखने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। देखिए पता है, कोई भी कला जो होता है ना, आर्ट, भरतरिका जी के आर्ट को सीखने के लिए हम लोग ना उस पर कॉपी करके नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि साइंस की थियोरी भी हम लोगों ने कुछ पैसे देख लिया तो मार्क्स आ गए, लेकिन म्यूजिक अगर हमने नहीं सीखा ना तो उसकी तरह हम लोग गा तो नहीं पाएंगे ना, और उसकी तरह हम डांस कर पाएंगे। उसके लिए हमें ही सीखना पड़ेगा, हमारे ही आवाज में लगने चाहिए। किसी का सुर हम चुरा नहीं सकते, हम लोग कॉम्पोजिशन चुरा लिया पर गा नहीं सकते। तो इसमें आप इसके बारे में क्या सोचती हो कि उसके लिए तो प्योर मेहनत चाहिए और पूरी ईमानदारी से मेहनत चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहती हो? ये तो बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अगर गले में सुर ना हो तो म्यूजिक आप जितना भी कोशिश करें वो नहीं हो पाएगा। और इसके लिए गले में सुर होना जितना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने आप इम्पोर्टेंस देते हो एक चीज को। अगर प्रैक्टिस ना रहा तो वो धीरे धीरे वो बुरा होते जाता है, मतलब गले की जो टेक्सचर है, जो क्वालिटी है, वो भी खराब होता है। तो इसलिए म्यूजिक करने के लिए भी के लिए बहुत प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, सब कुछ चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए। तो वो तो है ही। पढ़ाई तो फिर भी चलो हो जाता है, पर म्यूजिक नहीं हो पाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहा। सब इसी वजह से सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कितना घंटा प्रैक्टिस करती हो म्यूजिक को, कितना समय देती हो आप रोजाना? रोजाना मैं एटलीस्ट 2 घंटे प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। जब स्टडी प्रेशर कम रहता है तब ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ, पर 2 घंटा आई ट्राई ऑलवेज। तो पता है, म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है लता जी, आशा जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी, सुनंदा मुखोपाध्याय, हेमंत कुमार, ऐसे लेजेंडरी लोगों का नाम सबसे पहले दिमाग में आने लगता है। और ऐसा क्यों लगता है कि स्वर्ग में भी म्यूजिक कंपनी बन गई है? स्वर्ग में भी कि तीन लेजेंडरी को हमने खोया है, लता दीदी को खोया है, सुनंदा मुखोपाध्याय को खोया है, और साथ में हमने बापी लहरी जी को खोया है। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर भी ऊपर एक बहुत बड़ी म्यूजिकल नाइट वहाँ पे रोज हो रहा होगा, और ईश्वर सारे देवी देवता मिलकर वहाँ पे गाने का लिखा रहे और यहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ पे उनका जो कॉम्पिटिशन है वो जारी है। ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, वो तो है। मतलब ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही एक दुख की बात है कि हम तीनों लेजेंड्स को एक साथ ऐसे खो दिए हैं। पर वो हमारे लिए जो म्यूजिक छोड़ के गए हैं, दैट इज इटसेल्फ लेजेंडरी, और वो हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेंगे उनकी ये म्यूजिक की वजह से। तो शायद वो भी ऊपर जाकर म्यूजिक ही कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट मतलब उनकी म्यूजिक हमारे लिए इटसेल्फ अ गिफ्ट। जैसे म्यूजिक की बात छिड़ी है और जो 3 लेजेंडरी को खोया है, तो हो जाए कुछ ऐसी अच्छे गाने सब अच्छे होते हैं, कोई गाना बुरा नहीं होता, लेकिन आपके अच्छे चॉइस के गाने, लता दीदी का गाया हुआ, सुनंदा मुखोपाध्याय गाया हुआ, और कुछ गाने जो है जो बापी लहरी जी ने कंपोज किया हुआ, जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपको बहुत ज्यादा दिल के करीब हो, आपको गाने में भी बड़ा मजा आता है, ऐसे कुछ गुनगुना दीजिए ना, दर्शक देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो मैं 3 गाना, मतलब एक लता जी का, एक सुनंदा मुखोपाध्याय जी का, और एक बापी लहरी जी का कंपोजिशन गाने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट मैं तानपुरा थोड़ा
लेकर गाऊंगी। तो जी जी बिल्कुल। तो पहले ये जो सॉन्ग है एक हिंदी गाना है जो लता जी का गाए हुए है। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है या कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रही हो ना हो जाएगा, चेहरा ये बदल जाता, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही हो ना हो जाएगा। खूब तारों खूब बहुत ही सुंदर आपने गाया। अब मैं क्या बोलूं, जब कुछ Thank बहुत अच्छा लगता है तब हम मातृभाषा में वो तारीफ करना ऑटोमेटिकली आ जाता है कि बंगाली हो तो फिर बंगाली में ऑटोमेटिकली तारीफ करना बन जाता है। बहुत अच्छा लगा। दूसरा गाना हम थोड़ी देर के बाद लेते हैं और कुछ चर्चे कुछ डिस्कशन और करते हैं। हाँ, तो अरत्विका जी, आपने अपनी म्यूजिक की शुरुआत बहुत छोटे से एज में की है, उसके बाद आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस कब किया था? पहला स्टेज परफॉर्मेंस मेरा था जब मुझे ठीक से याद भी नहीं है, पर मैं जब 6 साल की थी या 7 साल की थी। एक्चुअली इट वाज नॉट अ स्टेज परफॉर्मेंस, वो एक कंपटीशन था, ऑन स्टेज कंपटीशन। तो उसमें मैं विनर भी बनी थी। तो तब मैं, हाँ, वो 7 साल की थी। मुझे जितना याद है। बहुत। स्कूल के टीचर्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके घर के आसपास के फ्रेंड्स आपके लिए क्या कहते हैं? उनको आपका गाना कैसा लगता है? उनको बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में तो मैं काफ़ी एक्चुअली पॉपुलर हूँ। मतलब मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग मेरा गाना बहुत पसंद करते हैं और स्कूल की हर एक जो इवेंट होता है, हर एक में मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ। तो इसीलिए सबसे बहुत सपोर्ट मिलता है और सबसे बहुत प्यार भी मिलता है कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ। मतलब जो भी मैं गाती हूँ, मेरे दोस्तों को तो हर वक्त लगता है कि हाँ, ये तो सबसे बेहतर है, बेस्ट है। तो हाँ, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे गाने को भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कहीं पे कि आपने किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था। जी। वो कौन सा शो था? वो 2016 में मैं गई थी वॉइस इंडिया किड्स सीजन 1 जो था एनटीवी में, और फिर 2017 में मैं फिर से सारेगामापा लिटिल चैंप्स ZTV तो उसमें गई थी। क्या बात है! तो बहुत, मतलब आप नेशनल लेवल पे ऑलरेडी गा चुकी हो। पता है, नेशनल लेवल में गाने के बाद भी आपसे जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो एक बात सीखी है मैंने कि जो बंदा या कोई भी व्यक्ति, इंसान जब अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा के दम पर जब आगे बढ़ता है ना, तो उसके अंदर वो ईगो नहीं रहता। वो बहुत सरल, स्वच्छ मन का रहता है। और जैसे ही कहते हैं ना कि घमंड और अभिमान कभी किसी का रहता नहीं है। रावण का भी जो घमंड था ना, वो टूट गया था। तो वैसे ही हम कलाकार हैं और कलाकार को भी कभी घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आपकी मम्मी आपको गाइड करती है ना,
और जैसे आप उससे बात करती हो ना, ये एक बहुत ही बेहतरीन संयोग है। ये आपके पास कला है, प्रतिभा है, साथ में आप एक स्वच्छ और निर्मल और मतलब ओस की बूंद की तरह आप एकदम पवित्र हो, ट्रांसपेरेंट हो। और जब आपसे बात करती हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि फेमस होने के बावजूद भी आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। और ऐसे ही रहना आराधना, कभी अपने आप को किसी भी लेवल पे पहुंचने के बाद कभी अपने आप को मत बदलना, अपने आत्मा को मत बदलना, जो आज आपको ऐसे ही हमेशा रहना। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात कर रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोलकाता तुरंत आपके पास पहुंच जाओ और आपके गाने सुनती रहो, सुनती रहो। बिल्कुल, चले आइए। सरस्वती पूजा हाल ही में हुआ है, तो वहां पे भी आपने परफॉर्म किया होगा? जी एक बार फिर से कहिए, थोड़ा नेटवर्क का डिस्टर्ब हो गया। सरस्वती पूजा अभी हाल ही में हुआ है, सरस्वती पूजा, तो वहां पे भी आपने परफॉर्म? हाँ, परफॉर्म किया है नियर बाय, मतलब मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं थे, तो उधर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हुआ है। और सरस्वती पूजा के दिन एक्चुअली मैं खुद बहुत बिजी रहती हूँ अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, तो ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, अगला टॉपिक लेने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मैंने आपका ना मराठी सॉन्ग भी सुना है, और आपने काफी कमेंट्स मैंने पढ़े, पब्लिक कमेंट्स काफी पढ़े हैं। काफी लोगों ने कहा है कि मराठी गाने के जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, वो आपके बड़े क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह थे। तो ये भी एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में, जहन में, कि मराठी सॉन्ग को आपने प्रिपेयर किया कितना समय लग गया, और इतना क्लियरिटी आपके प्रोनाउंसिएशन के अंदर, वो कैसे? एक्चुअली जब ये मराठी सॉन्ग जो मैंने गाई थी, वो मुझे मेरे एक पेज फॉलोअर ने ही सजेस्ट किए थे। वो खुद भी महाराष्ट्रियन है, तो मैं गाने की फर्स्ट तो मैंने बहुत बार सुनी कि ठीक से हर एक चीज, मतलब कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में थोड़ा बहुत, मतलब एट द बिगिनिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन सब कुछ देखकर थोड़ा बहुत समझ में आया कि म्यूजिक, मतलब गाना किस बारे में है। तो फिर मैंने सुनते सुनते, बहुत सुनने के बाद फिर मैंने गाई, और गा के वो व्यक्ति को भेजा जिन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे। तो उन्होंने भी कुछ करेक्शंस किए कि इधर अगर तुम करते हो तो ठीक लगेगा एंड ऑल। तो फिर से मैंने सुनी, फिर से मैंने गाई, और गाने के बाद फिर मैंने पोस्ट किए थे अपने पेज पर। तो तब जाकर सब लोगों ने कहा कि हाँ, वो प्रोनाउंसिएशन ठीक है। मतलब वो बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, मतलब लेकिन पता है, हर डिफिकल्ट चीज को जब हम कोशिश करते हैं ना, बार बार, तो उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। और दैट टाइम वी फील के नहीं, अब कुछ सही रहा और सब कुछ सही रहा, ऐसा लगता है ना। ठीक है, अब बात बांग्ला सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। आप सुंदर मुखोपाध्याय जी को भी हम लोग ने सबने खोया है, तो हो जाए एक अच्छा सुंदर सा बांग्ला सॉन्ग आपकी आवाज में। ओके, बिल्कुल। ये गाना बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट है। हेमंत मुखोपाध्याय और शोभना मुखोपाध्याय दोनों ने गाए हुए हैं ये सॉन्ग। পথে যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? এই পথে যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? এই পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? তুমি বলো, এই পথে যদি না শেষ হয়, তবে
তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, কোন রাখালে ওই ঘর ছাড়া বসেতে সবুজে, ওই দোল দোল হাসিতে রাখালে ওই ঘর ছাড়া বসিতে সবুজে, ওই দোল দোল হাসিতে মন মানুষের এসো, যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, তুমি বলো, এই পথে যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। खूब सुंदर, बहुत ही बेहतरीन सिंगर हो आप। और ये Thank you. अभी से पता चल रहा है कि लता दीदी को खोया जरूर है, लेकिन आप जो गाना गा रही हो ना, ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में हम फिर एक बार आपके सुर और आपकी आवाज के माध्यम से लता दीदी को जरूर वापस हम लोग पाएंगे, जरूर पाएंगे हम लोग, ऐसा मुझे फील होता है। पता है, जब ये वीडियो आप जैसी उम्र की लड़की हो चाहे लड़के हो, जो यंगस्टर्स जब वीडियो को देखेंगे ना, तो गुजरात भर में नहीं पूरे देश में जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, वो हर कोई आपसे प्रेरणा लेगा और कोशिश करेगा कि प्रतिभा जिस भी कोने में छिपा हो, लेकिन उसको अगर बाहर निकालना हो तो सिर्फ अंदर विश्वास बहुत सारा चाहिए। और अपने आप को कभी भी कम ना आके, यू आर नॉट लेस देन एनीवन, यू आर ऑलरेडी यूनिक। हमने भगवान ने हम सबको ना अलग अलग रूप रंग दिया है, अलग अलग बनाया है, और हम सबके पास एक अलग प्रतिभा होती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और उसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की एक जरूरत होती है। ऐसा आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल, ये तो है। हमारे भारत में बहुत बहुत सारे प्रतिभा है, बहुत सारे टैलेंट है। जब भी कोई नेशनल लेवल ऐसे कॉम्पिटिशन्स होता है, तब हमें ये पता चलता है कि इतने टैलेंट है, मतलब घर घर पे टैलेंट है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइमलाइट में नहीं आ पाते, जो सबके सामने नहीं आ पाते। आई थिंक उसके लिए ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इधर आप इंडिपेंडेंटली अपने टैलेंट को दिखा पाते हैं। मतलब सबके पास आप बहुत ही इजी तरीके से पहुंच भी सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट हो तो आपको लोग पहचान सकते हैं। और मुझे लगता है कि यंग जो जनरेशन है, जो हमारे उम्र के सब है, जितने भी टैलेंट्स है, सब को सोशल मीडिया ये एक्सेस भी करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। और इसमें अगर हम इसको ठीक तरीके से यूज करें और इसमें अगर हम अपने हुनर को दिखाने की कोशिश करें, वो बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुंचते हैं। तो प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है कि हर एक टैलेंट को प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो सोशल मीडिया कैन गिव दैट प्लेटफॉर्म, एंड एवरी टैलेंट शुड यूज दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। बहुत सही कहा आपने। पता है, एक तरफ अगर हम देखें ना, डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, डिसएडवांटेजेस, मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया का जो टूल्स है ना, टूल्स ब्लॉक कर देना, उसको किसी को अनफॉलो अनफ्रेंड कर देना, वो तो हमारे हाथ में, कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो आई डोंट थिंक सोशल मीडिया कभी भी हमारा बुरा कर सकता है। हम लोग खुद ही उसको चाबी देते हैं बुरा करने के लिए, आओ हमें बुरा करो हमारे साथ। लेकिन अगर हमने हमारे हाथ में कंट्रोल रखा है, चाबी हमारे पास है, ताला हमने लगाया है, तो क्यों कोई हमारा बुरा कर सकता है? तो ये बात समझना इतना जरूरी। आज आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपके टैलेंट को आपने प्लेटफॉर्म पे रखा और लोगों ने आपको पसंद करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक आप जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं जो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं। फिर भी पता है, आज हमारे समाज के अंदर एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो सोचता है सोशल मीडिया कुछ नहीं है, बेकार है, अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, लोगों को बर्बाद करता है। लेकिन मैं उन्हीं को ये सिखाना चाहती हूँ, सोशल मीडिया बर्बाद नहीं करता, सोशल मीडिया अच्छा करता है, क्योंकि आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए वो आप उसको गलत बोलते हो। जिसको इस्तेमाल करना आता है सही चीज को, वो बर्बाद कैसे कर सकता है? इसमें हमारे पास एक रस्सी होती है ना, उसमें हम पहाड़ भी चढ़ सकते हैं
किसी की जान बचा सकते हैं, और जो गलत आदमी होता है ना वो उसको फांसी लगा के मर सकता है। उससे भी जो गलत आदमी होता है वो किसी की जान ले सकता है, उसको गले में उसको रस्सी डालकर। तो रस्सी थोड़ी कुछ गलत काम कर रहा है, रस्सी तो जो करवा रहे हैं वो कर रहा है। सोशल मीडिया वैसे ही है, जो आप उससे करवा के वही आपको आपके साथ वो करेगा, बिहेव करेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है आरत्रिका के सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग नहीं लाइमलाइट में आसानी से नहीं आ सकते, उनके लिए फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम है, रील्स है, अभी तो रील्स भी आने लगा है, लाइव आने लगा है, सब कुछ यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के अंदर जहाँ पे भी आप जाओगे, आपको अगर आप सही हो, आपके काम में आप पॉजिटिव हो, सही हो, आपका सच्चा है, सत्य प्रतिभा के आपको फॉलोअर्स मिलेंगे और आपको लोग पसंद भी करेंगे। तो मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कहाँ लोग पहुंच गए हैं आज। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक और गाने पे आ जाते हैं। बप्पी लहरी कंपोजिशन का जो गाना है, एक कोई अच्छा सा गाना आप सुना दीजिए जो बहुत ही फेमस गाना हो बप्पी लहरी जी का, चाहे बांग्ला चाहे हिंदी कोई भी। ओके, ठीक है। तो बांग्ला ही एक गाना सुनाती हूँ फिर। पर मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एक्चुअली ये तान पूरा सेट करने में। आई विल जस्ट रिक्वायर दैट मच ऑफ टाइम। तो ये भी एक पॉपुलर कॉम्पोजिशन है जो किशोर जी ने गाए हुए हैं, और ये बांग्ला एक गाना है, वही मैं सुनाती हूँ। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমার, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমার, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারই সঙ্গী, সঙ্গী আমরা মোর সঙ্গী, এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া মন আপন আমার যে আর কেউ নাই, এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া মন আপন আমার যে আর কেউ নাই, আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি, সঙ্গী সঙ্গী আমরা আমার সঙ্গী। सुंदर। आराधिका जी, मुझे आपसे एक सवाल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय के लिए, ऑलरेडी डिस्कस तो आपने कर ही लिया है सोशल मीडिया को लेकर और बच्चों को लेकर, टीनेजर को लेकर। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसमें सोशल मीडिया ने आपको इतना ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद किया है, तो आप आज के समय के बच्चों के लिए एक आप आइकन बन गए, म्यूजिकल आइकन बन गई हो। तो प्रतिभा चाहे कोई भी हो, नृत्य हो, गाना हो, संगीत हो, आप आज के समय के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, और जो एक समाज का छोटा सा वर्ग है जो ये समझता है
सोशल मीडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, बच्चों को बिगाड़ देता है, वहां पे आपकी माँ जैसी आपकी मम्मी की तरह एक लेडी, आपकी तरह प्रतिभाशाली व्यक्ति जो एक उदाहरण बनकर उभर कर आती है, सोशल मीडिया ही वो जगह है जहाँ पर प्रतिभा, अगर सही मायने में अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर वहां पर आते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हो, आप इस पर जरा बात कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक चीज का एडवांटेजेस होता है, डिसएडवांटेजेस होता है, वो कोई भी चीज हो, बट ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे यूज करें। उसको अगर हम ठीक से यूज करते हैं तो हर एक चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल बन जाते हैं। और सोशल मीडिया इज डेफिनेटली वन ऑफ सच एग्जाम्पल जिसका, हाँ ये ठीक बात है कि बहुत डेंजर है, प्राइवेसी प्रॉब्लम्स है, पर अगर हम उसको ठीक से यूज करें, अगर हम हमारे लिमिटेशंस में यूज करें तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ से हम बहुत सारे लोगों के पास बहुत आसान तरीके से पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक पर जब मैंने गाना पोस्ट करना शुरू की तो ऐसे सिर्फ कोलकाता की ही नहीं, पूरे इंडिया की और बहुत इंडिया के बाहर के भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा कम्युनिकेशन हुआ, जिसके शायद फेसबुक पेज से मैं बाद में लाइव परफॉर्मेंस किया या मतलब कोई रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बुलाया, किसी ने कोई लिरिसिस्ट है जो अपने लिरिक्स में मुझे गाने के लिए बुलाया, तो ऐसे बहुत सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली। तो ये सोशल मीडिया के जरिए से हो सकता है। तो आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि कोई भी कल्चरल फॉर्म हो, वो सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, एलिक्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो, अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं अच्छे तरीके से आपके टैलेंट को दिखाने के लिए, तो आप ऐसे बहुत सारे अदर टैलेंट से मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं, जिनसे अगर आप मतलब उनसे अगर आप बात करें तो आप खुद भी बहुत नॉलेज गेन करेंगे और उसके साथ साथ आपके जो टैलेंट है वो तो स्प्रेड हो ही जाएंगे। आप बहुत मतलब बहुत सारे लोग आपको पहचान पाएंगे, आपके टैलेंट को पहचान पाएंगे। तो आई विल लाइक सजेस्ट एवरी टीनेजर टू यूज सोशल मीडिया बट इन अ नाइस वे, इन अ प्रॉपर वे, लिमिटेशन के साथ और अच्छे तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। और जिसके पास आपकी माँ जैसी पेरेंट्स गाइड करने वाली माँ हो तो वहाँ पे तो गलत होने का चांस आता ही नहीं है। तो मैं अपनी बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप जैसी बेटी, आप जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति जब सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया गलत कैसे हो सकता है, तो यही बात करना चाहूंगी। दर्शक, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाओगे कि द पावर ऑफ सोशल मीडिया कितना ज्यादा ताकतवर है। और अगर आपने सोशल मीडिया को अर्पिका जैसी बेटियों को देखकर अगर आप सीखते हो तो मैं समझूंगी कि मेरा आज का ये इंटरव्यू सफल रहा। और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं सोशल मीडिया गलत है, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ दर्शक, अर्पिका की माँ ने खुद ने उसके लिए पेज बनाया था और आज वो काफी लिमिटेडली और काफी अच्छी तरीके से पेज को वो आगे बढ़ा रही है। आज सोशल मीडिया ने उसे इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज अगर वो एक दिन में गाना नहीं रखती तो लोग पूछते हैं कि आज गाना क्यों नहीं रखा आपने, आज गाना आपने क्यों पोस्ट नहीं किया आपने। तो ये प्यार है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको ढेर सारा प्यार बहुत जल्दी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको नीचे उतरने में भी समय नहीं लगता। लेकिन पता है अर्पिका, इसमें से एक सवाल निकल के आता है, एक आखिरी सवाल है आज के इस सेशन का। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा तारीफ मिलती है, कभी कभी हमें कम व्यूज, कम लाइक्स, डिसलाइक मिलते हैं, कभी कभी उल्टा थंब भी को देने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उल्टा थंब। तो पता है ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, कभी कभी एक ही डिसलाइक मिला, अनलाइक एक ही डिसलाइक, तो आपने लाइक किया एक व्यक्ति ने, पता है वो भी बड़ा मजेदार चीज होता है कि किसी एक ने डिसलाइक किया है, तो पता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। किसी एक ने डिसलाइक किया मतलब उसको भी मुझे लाइक में बदलना होता है, ना कि मुझे गुस्सा होगा उससे, ना कि गुस्सा आना होगा, उस एक अनलाइक को भी मुझे लाइक में बदलना, जो और अच्छा गाना होगा उसको पसंद नहीं आया होगा। तो ऐसे टाइम पे आपको बुरा लगता है जब आपको कभी कोई अनलाइक करता है या फिर आपकी किसी परफॉर्मेंस को किसी ने बहुत सारा व्यूज या कम, कभी भी मतलब कभी भी, तो आपको कभी कभी स्टडीज के अंदर कभी कहीं पे कुछ कम नंबर आ गए तो आप कभी डीमोटिवेट, कभी आपको बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या करती हो? सोशल मीडिया पे जब
कम लाइक्स आते तो मैं उससे ज्यादा मुझे अफेक्ट नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, चलो शायद ये गाना सबको पसंद ना आया हो, तो फिर से मैं दूसरा गाना पोस्ट करूंगी, जितना हो सके अपने बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। अगर तो शायद वो सबको पसंद आ भी जाए, ये तो होता ही है। और मैं जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ वो है कि अगर कोई मुझे कुछ एडवाइस देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कभी कभी होता है कि एक गाना पोस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हाँ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी नाइसली सॉन्ग, पर शायद एक दो इंसान ने लिखा है कि प्रोनाउंसिएशन का कुछ प्रॉब्लम है, या इधर ये नोट ठीक से नहीं लगा, प्लीज कीप इन माइंड। तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ चलो कुछ तो सीखने को मिला, तो उससे मैं सीख लेती हूँ। हाँ, कुछ ऐसा भी इंसान होता है जो बिना वजह की हेट है, मतलब क्यों उसको पसंद नहीं आया, उसका कोई वजह नहीं है, बट उसको पसंद नहीं आया, डिसलाइक कर दिया। तो ये तो होता है, आप सबको पसंद नहीं आएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि सबको पसंद आ जाए। तो मैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मुझे, पर जब कोई मुझे कुछ एडवाइस देते हैं तो वो मैं हमेशा लेने की कोशिश करती हूँ, कि ताकि दूसरी बार जब मैं गाना पोस्ट करूँ तो वो चीज मैं दिमाग में रख के ठीक से पोस्ट करूँ। तो वो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता है, वो उतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती। बहुत अच्छा लगा अलंकृता जी, इस प्रकार की बातें वही करता है जो सच में अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। क्योंकि टैलेंट कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल हो या कभी तबीयत खराब हो, कभी मूड नहीं, तो कर सकते नहीं है, कभी गला खराब है, कभी कुछ ज्यादा कुछ पिछले दिन खा लिया था आइसक्रीम वगैरह, तो सुर नहीं लगते, सही सुर नहीं लगते कभी कभी। मैंने देखा है हमारे वलसाड़ में ना पंडित दशरथ जी भी आए थे, पंडित दशरथ जी हमारे वलसाड़ में आए थे उनके जन्म के दिन। हाँ, तो उनसे जब मैं आमने सामने बैठे थे, हम लोग ने जब उनकी बातें सुनी ना, तो आज की तारीख में भी ना वो लोग इतने बड़े वो लोग म्यूजिशियन होने के बावजूद भी वो आज भी कहते हैं स्टेज पे आने के बाद, अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, दर्शक हमें माफ करना। पता है, वो एक रिस्पेक्ट होता है उनकी कला के प्रति। तो जिसने ये चीज सीख लिया है ना, आपकी जो बात थी हर किसी को पसंद आए वो जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको भी हम पसंद आए, और पूरी दुनिया में पता नहीं कितने करोड़ों लोग होंगे, लेकिन जितने भी लोग पसंद आए, अगर उनमें से भी कोई हमें देख रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो उनको जरूर मानकर हमें आगे दोबारा उन गलतियों को दोबारा सीखकर दोबारा अच्छा और परफॉर्म करना चाहेंगे। क्योंकि गलतियां वही निकालता है जो हमें अपना मानता है ना। जी जी बिल्कुल। तो हमारे पेज के फॉलोअर्स, हमारे फैन, वो हमें रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, तो वो चाहेंगे कि हम इससे भी अच्छा करें। तो उनके आई थिंक कॉम्प्लीमेंट और कमेंट के बीच में इसने बैलेंस करना सीख लिया ना, तो आई थिंक वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सुनने में अच्छा, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कमेंट जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो बुरा मत मानिए। सोचिए कि उसने कमेंट इसलिए की क्योंकि वो आपका अपना है, वो आपको रोज देखता है, रोज सुनता है, तो एकदम उसने कमेंट दिया क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आपकी किसी एक नोट पे, किसी एक सुर पे, किसी एक ताल पे आपकी उसने गलती पकड़ी कि आपको वो रोज सुनता है, रोज परखता है, रोज जज करता है। तो वो चाहता है कि नहीं, ये मैं फैन हूँ उसका, अलंकृता गलती कर ही नहीं सकती, क्यों गलती की, इसलिए उसने आपको कमेंट दे दिया हो। तो ये उसका प्यार होता है, आपके फॉलोअर, हमारे फॉलोअर का, हम जो भी प्यार करते हैं आपका, वो उनका प्यार होता है हमारे प्रति, इसलिए वो कमेंट देते हैं। तो मैं चाहूंगी हर सोशल मीडिया के लोगों के लिए कि कमेंट पे आप नेगेटिव कमेंट में भी आप उसका पॉजिटिव इफेक्ट अपने अंदर डालिए। कमेंट वही देगा, डांटता वही जो आपका अपना होता है, ना कि कोई आपका पराया। तो फॉलोअर्स होते हैं। तो अलंकृता जी, इसी के साथ आज का सेशन एक पूरा करूंगी, लेकिन सेशन पूरा करने से पहले एक और सुंदर सा गाना, और मुझे एक गाना याद आ रहा है, एक राधा एक मीरा, लता जी का गाया हुआ। सरगम वाला पार्ट अब जरूर गाना, वो मुझे बहुत पसंद है। ओके ओके, ठीक है। एक राधा एक मीरा,
दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवान, एक तरस दीवान। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन सगम पदा धम परे मगा गरि सनि हरि रे गम गम पम पद पद सनि सरे आ आ प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन, राधा नित्य श्रृंगार करे, मीरा बन गए जोगन, एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलो, अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलो, एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस। बहुत बढ़िया, बहुत अर्पिता, बहुत सुंदर। थैंक यू। और मेरा चैनल, मेरे दर्शक आप सबका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अर्पिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर रियली यंग आइकन, अ म्यूजिकल यंग आइकन फॉर नेशन एंड वी ऑल आर प्राउड ऑन यू। आपने देश का नाम इतना ज्यादा आगे बढ़ाया है और संगीत के माध्यम से, और जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि फिर एक बार लता दीदी हमारे देश में उभर कर आ रही है। और आप, उनकी जो कमी है, वैसे तो उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आवाज के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उनकी हर गाने को आप गाए, और उनकी मिठास भरी जो आवाज है वो हमारे देश के हर कोने, विश्व के हर कोने कोने में पहुंचे, और आप भी एक आने वाले समय में आप भी लेजेंडरी सिंगर बने। और हम सब वही इंतजार करेंगे कि अर्पिता भट्टाचार्य
जो एक कलकत्ता की लड़की है, एक 12th में पढ़ने वाली बेटी है, जो इसने ऑलरेडी इतना नाम कमा लिया है और आगे चलकर और भी नाम आपका हो। इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग पूरा करते हैं और अर्तिका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही खुश रहिए कि काम के लिए और धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्क्रिप्शन में अर्तिका भट्टाचार्य के गानों के लिंक पोस्ट किए गए हैं, आप उन्हें जरूर देख सकते हैं।